वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 15 मई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल टीआईएफआर के कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन प्रोसेस के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि टीआईएफआर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन प्रोसेस का एक बहुत ही बढ़िया सा और सस्ता सा तरीका ईजाद कर लिया है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने वाले कई सारे एजेंट्स हैं, कई सारी गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। उसमें एक एजेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है। चूंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है CO2 का, वो काफी तेजी से बढ़ा है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक भी है। CO2 से निजात पाने का एक अच्छा सा तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसे किसी और चीज में कन्वर्ट कर दें। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप CO2 को किसी और चीज में कन्वर्ट करेंगे तो जो कन्वर्जन प्रोसेस होगा उस कन्वर्जन प्रोसेस की एक कॉस्ट होगी, एक कीमत होगी। तो भला कोई क्यों अनायास ही CO2 को किसी और चीज में कन्वर्ट करने लग जाएगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। तो कोशिश ये की जाती है कि जब भी हम CO2 को या किसी और ग्रीन हाउस गैस को किसी और चीज में कन्वर्ट करें तो जो बाई प्रोडक्ट, जो रिजल्ट हमें मिले, उसकी एक कीमत हो, उसकी एक वैल्यू हो, ताकि ये जो कन्वर्जन प्रोसेस की कॉस्ट है वो हम निकाल सकें। समझ रहे हैं बात? CO2 को अगर हम किसी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस बाई प्रोडक्ट की भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए ताकि उससे हम कन्वर्जन प्रोसेस का खर्चा निकाल सकें। इसका प्रयास किया जाता है। देखिए, हम इंसान मार्स पे जाना चाहते हैं, लेकिन मार्स पर जाना इतना आसान नहीं है। एक्चुअली में मार्स पर जाने में समस्या नहीं है, मंगल ग्रह पे जाने में समस्या नहीं है, वहां से लौटने में समस्या है। क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या फ्यूल नहीं है जिसे बहुत कम स्पेस में बहुत ज्यादा स्टोर किया जा सकता हो। तो हम मार्स पर इंसानों के साथ पहुंच तो जाएंगे, लेकिन हम वहां लैंड करने के बाद इतना फ्यूल नहीं बचा पाएंगे कि हम वापस आ सकें। तो लौटने में दिक्कत हो जाएगी। मैं तो नहीं जा रहा मार्स पे। जब तक वहां से लौटने की व्यवस्था नहीं हो जाती मैं यहां धरती पर से हिलूंगा भी नहीं। आपको जाना है तो आप देख लीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि आज इन महाशय को क्या हो गया है। अभी तो बात चल रही थी ग्रीन हाउस गैस पर, ग्लोबल वार्मिंग पे, और अभी मार्स पर जाने की बात होने लगी। ये दोनों कहानियां लिंक हो जाएंगी अभी, बस ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दुनिया भर के वैज्ञानिक चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक ग्रीन हाउस गैस है, इसे किसी यूजफुल फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। उस फ्यूल की एक वैल्यू होगी। इसके लिए जो तरीका है, होली ग्रेल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसे आप बहुत इच्छा से पाना चाहते हैं। इसके लिए काफी लंबे समय से दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को परेशान देख टीआईएफआर के वैज्ञानिकों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं, इधर आइए, हम बताते हैं कैसे होगा। उन्होंने कहा कैसे होगा? बोले सब लोग पालथी मार के बैठ जाइए। सब लोग बैठ गए। बोले ये कार्बन डाइऑक्साइड है? बोले हाँ है। बोले इसी को कन्वर्ट करना है ना? बोले हाँ इसी को कन्वर्ट करना है। बोले इसमें पानी मिला दो। बोले ठीक है, पानी मिला दिया। बोले अब इसमें मैग्नीशियम भी मिला दो। बोले मैग्नीशियम भी मिला दिया। बोले अब इसको रख दो। बोले अरे भाई, आपने कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर मैग्नीशियम मिला दिया है, कुछ टेम्परेचर, कुछ प्रेशर का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। बोले कुछ ध्यान व्यान नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर पे रख दो, कोई टेंशन नहीं है। बोले अब क्या? अब बोले अब इंतजार करो, 15 मिनट तक वेट करो, काम हो जाएगा। 15 मिनट बीत गए। उन्होंने बोला अब क्या, काम हो गया? बोले बिल्कुल हो गया। आप बैठे बैठे उसको ताक रहे थे, इसने 9 स्टेप कंप्लीट कर लिए। तो बोले 9 स्टेप में आपको मिला क्या? तो टीआईएफआर के वैज्ञानिक बोले हमें मिल गया मीथेन, हमें मिला मेथनॉल, हमें मिला फॉर्मिक एसिड, और हमें मिला थोड़ा सा हाइड्रोजन। बोले ये आपको अलग अलग स्टेप्स में कैसे मिले? बोले देखो, 9 स्टेप का पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ है 15 मिनट में। इसमें हमें पहले स्टेप पे मिला है हाइड्रोजन, हमें मिला चौथे स्टेप पर फॉर्मिक एसिड, हमें मिला छठे स्टेप पर मेथनॉल, और हमें लास्ट स्टेप पर मिला है मीथेन। तो बाकी वैज्ञानिकों ने कहा कि मान लो मीथेन हमें नहीं चाहिए, तो बोले अरे यार यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी तुमको नहीं चाहिए तो मेथनॉल वाले छठे स्टेप पे रोक देना ना, हमने कब मना किया। मतलब आप बीच में भी इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। बाकी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मीथेन। ये प्रोसेस एक्सेप्शनली सिंपल और सेफ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे खास बात, बहुत ही सस्ता है। अभी तक जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के कन्वर्जन प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं आज तक, उनमें ये सबसे सस्ता है। इसके दौरान हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मिलता है जो कि इसी का बाई प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल न केवल ग्रीन सीमेंट में किया जाता है, रादर फार्मा इंडस्ट्री में भी किया जाता है। तो आपने देखा कि कन्वर्जन प्रोसेस एक तो बहुत सस्ता है, काफी सिंपल और सेफ है, एट द सेम टाइम जो हमें बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसकी भी एक कॉस्ट है। मतलब फायदा होगा। अगर हम इस प्रक्रिया को अच्छी तरीके से सेटअप कर पाए तो डेफिनेटली
कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निजात पाने में ये एक रिवोल्यूशनरी कदम होगा। अब मामला मार्स का आता है। मंगल ग्रह की बात क्यों हो रही थी? मार्स का डायमेंशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्स पर जाने में दिक्कत नहीं है, लौटने में दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं है। इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम जाएंगे अर्थ से मार्स पर, और लौटने के लिए जो फ्यूल है वो हम यहां मार्स पर ही बना लेंगे। लेकिन कौन सा फ्यूल हमें चाहिए? हमें लौटने के लिए चाहिए मीथेन, क्योंकि मीथेन एक रॉकेट फ्यूल होता है। मुद्दे की बात यह है कि मार्स पर मीथेन के अभी प्रॉपर एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। एक बार हल्ला मचा था कि मार्स पर मीथेन डिटेक्ट हुआ है, बट कुछ क्लियर कट निकल के नहीं आया। आपको याद हो कि ये जो प्रोसेस हमने अपनाया था यहां इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस में, इसमें हमने क्या मिलाया था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मैग्नीशियम, और हमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला था? मीथेन। यही मीथेन तो चाहिए हमें मार्स पे। मतलब अगर हमें मार्स पे मीथेन नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, लेकिन मीथेन की जगह पे अगर ये तीनों चीज हमें मिल जाए तो मीथेन तो हम वही बना लेंगे। और अगर हमने वहां मीथेन बना लिया तो हम वापस भी लौट पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब CO2 वाला काम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बढ़िया से। मार्स में वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में है, वहां पर बर्फ के फॉर्म में वाटर है। मतलब वहां पर हमें जो H2O है वो भी मिल ही जाएगा। चलो, CO2 का भी जुगाड़ हो गया, H2O का भी जुगाड़ हो गया। मार्स का जो सॉइल है वहां पर मैग्नीशियम भी बहुत बड़ी मात्रा में है। लो, अपना काम तो हो गया। हमें मार्स पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, आइस में जो वाटर है H2O वो भी मिल गया, और वहां की सॉइल में मैग्नीशियम भी मिल गया। तो जब हम इन तीनों को वहां पर मिक्स करेंगे तो क्या हमें मीथेन नहीं मिल जाएगा? और अगर हमें मार्स पे मीथेन मिल गया तो क्या हम इसका इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल की तरह करके वहां से वापस नहीं लौट सकते? मतलब कि अगर ये पूरा मैकेनिज्म सक्सेसफुल होता है मार्स पर भी, तो मार्स पर जाकर वहां से लौटना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा, इस पे अभी और रिसर्च रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो रूम टेम्परेचर पे हुआ है, 26.5 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि जो मार्स का एवरेज टेम्परेचर है वो -63 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें ये देखना है कि इतने लो टेम्परेचर पे ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। अगर ये काम कर गई ना, तो मार्स एक्सप्लोरेशन में समझिए कि एक जैकपॉट हाथ लग गया है, मतलब मजा आ जाएगा। तो कुल मिला के TIFR की जो अचीवमेंट है ये बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद करता हूं ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गोवा के मैरीटाइम सिंपोजियम के बारे में है। गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम GMSM 2021, इसे नेवल वॉर कॉलेज गोवा ने अभी हाल ही में कंडक्ट किया। सिंपोजियम का मतलब होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स आपस में मिलेंगे और बातचीत करेंगे। इंडियन नेवी ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा जो है उसी के एजिस में इसे कंडक्ट किया है। यहाँ पर जो इंडियन ओशन की 13 लिटोरल कंट्रीज हैं, लिटोरल का मतलब होता है किनारे के देश, वो सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मतलब उनके जो नेवल रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ पर आए। 2000 इंडिया, बांग्लादेश, कॉमरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सिशलीज, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। अब देखिए, यहाँ पर थीम क्या थी? थीम ये थी कि हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो इमर्ज हो रहे हैं उन्हें हैंडल करना है। इसमें इंडियन ओशन रीजन की जो नेवीज हैं इनका क्या रोल हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें इंडियन ओशन रीजन की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि यहाँ की जो नेवीज हैं वो इतनी स्ट्रांग हो कि इन सभी थ्रेट्स को टैकल कर लें। अब यहाँ पे एक शब्द आया था, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट का मतलब क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, पहले ट्रेडिशनल थ्रेट्स हुआ करते थे, जैसे पानी के मुद्दे पर झगड़ा हो जाता था, किसी ने किसी की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली, झगड़ा हो जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस होता था, या फिर मैरीटाइम डिस्प्यूट हुआ करते थे। ये थे ट्रेडिशनल थ्रेट। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ नई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज, क्रॉस बॉर्डर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिसोर्स डिप्लेशन, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, इन्फेक्शियस डिसीज लाइक कोविड-19, नेचुरल डिजास्टर, इरेगुलर माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों का चले जाना बिकॉज ऑफ थ्रेट, फूड शॉर्टेज, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, लोगों की स्मगलिंग, ये सब नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं। तो हमें इसे भी इंडियन ओशन रीजन में हैंडल करना है। अब देखिए, इंडियन ओशन रीजन IOR की बात कर रहे हैं तो मैप में लोकेशन देखिए, ये है पूरा इंडियन ओशन रीजन। इसका पूरा एरिया देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे तो ये पूर्व में, या फिर ये समझिए कि हम पहले वेस्ट की बात करते हैं, पश्चिम में ये ईस्ट अफ्रीका से स्टार्ट होता है। यहाँ ईस्ट अफ्रीका से, नॉर्थ में आपको मिलेगा इंडिया, साउथ में अंटार्कटिका, और इधर ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा रीजन जो है वो आता है इंडियन ओशन के एम्बिट में। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब देखिए, इंडियन ओशन रीजन जो है वो काफी ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि लगातार यहां पर राइवलरी की सिचुएशन बनती है, जो यहाँ के देश हैं उनके बीच में भी, और एक्सटर्नल पावर्स भी यहाँ पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती है, लाइक USA, चाइना।
इंडियन ओशन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है, जो कि अर्थ के सरफेस का 20% जो वाटर है वो कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के बारे में है। ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है। इस रिपोर्ट में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है रेमिटेंसेस के बारे में, मतलब किस देश में कहां से कितना रेमिटेंस जा रहा है। अब चूंकि वो बात रेमिटेंसेस की करेंगे तो ये भी बता ही देंगे ना कि किस देश से कितने लोग कहां पे हैं, तो माइग्रेशन और रेमिटेंस दोनों की बात यहां पे की गई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि रेमिटेंस का मतलब क्या होता है। एक देश से दूसरे देश में कई सारे लोग काम करने जाते हैं, तो वहां पर वो अपनी फैमिलीज के लिए अपने देश में पैसा वापस भेजते हैं, इसे रेमिटेंस कहा जाता है। जो लो इनकम और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, रेमिटेंस उनकी आय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अब देखिए, इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट के द्वारा, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक विंग है जो डेटा वगैरह कलेक्ट करती है। इस रिपोर्ट को साल में 2 बार रिलीज किया जाता है, मतलब हर 6 महीने में एक बार ये रिपोर्ट तैयार होकर आ जाती है। ये हमें की डेवलपमेंट की अपडेट देती है, मतलब किस देश से कहां कितने लोग गए, मतलब माइग्रेशन, और किस देश से कितना पैसा किस देश में जा रहा है। एट द सेम टाइम ये बताते हैं आगे आने वाले हिस्से में भी क्या प्रोजेक्शंस हैं, रेमिटेंस के फ्लो का क्या मैकेनिज्म रहेगा। तो इंडिया के बारे में क्या फाइंडिंग्स आई हैं। 2020 में इंडिया ने दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस अवेल किए हैं। इसके बाद नंबर है चाइना का, मैक्सिको का, फिलीपींस, इजिप्ट, पाकिस्तान, फ्रांस और बांग्लादेश का। इंडिया में जो रेमिटेंसेस हैं वो 83 बिलियन यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट आए हैं, ठीक है, 2020 में। जबकि हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमीज की हालत काफी खराब थी, बट रेमिटेंसेस आए। अगर आप 2019 से तुलना करें तो हमें केवल 0.2% ही कम मिला है, मतलब मोर एंड लेस उतना ही मिल गया। इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा कम हमारे पास आया है वो यूएई से आया है। यूएई से जो भी आता था उसका 17% कम आया है, बट बाकी जगहों से, जाए कि यूएसए और बाकी जो दूसरे देश हैं, वहां से हमारे पास पर्याप्त पैसा आ गया। बाहर हमारे देश से 2020 में 7 बिलियन डॉलर गए हैं, 2019 में 7.5 बिलियन डॉलर गए थे, बट ठीक है, थोड़ा ही अंतर आया है, लेकिन आने वाला भी पर्याप्त आ गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएलआई स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के बारे में है। अभी हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को, जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। इस आर्टिकल को समझने के पहले मुझे आपको दो चीजें बतानी पड़ेंगी। एक तो पीएलआई स्कीम क्या होती है, और दूसरा एडवांस्ड केमिस्ट्री बैटरी या केमिस्ट्री सेल बैटरीज क्या होती है। पीएलआई स्कीम के बारे में हमारी पहले भी बात हुई है। इसमें जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं उस पर इंसेंटिव नहीं मिलता। लाइक आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रहे हैं, इस पर इंसेंटिव नहीं मिलेगा। आपने इस साल 100 एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन किया, इस 100 यूनिट पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। आपका टोटल जो प्रोडक्शन है वो इस साल 200 यूनिट हो गया, और 1 यूनिट पर आपका 1 रुपए का खर्चा आता है। मतलब आपने 100 रुपए एडिशनली खर्च किए 100 यूनिट एडिशनल प्रोडक्शन करने में, तो सरकार यहां पे आपको 4 रुपए अपनी तरफ से दे देगी इंसेंटिव। इसे ही कहा जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। समझ में आ गया ना। अब देखिए एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल क्या होता है, एसीसी। ये न्यू जनरेशन एडवांस्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसे या तो इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। तो इसलिए इसकी जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। बाद में जब आवश्यकता पड़ती है तो वो उसको अगेन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस एनर्जी का इस्तेमाल या इन बैटरीज का इस्तेमाल यूजुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड या फिर सोलर रूफटॉप्स में किया जाता है। देखिए, इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने 18,100 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का प्रावधान किया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी एग्जिस्टिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एडिशनल फैसिलिटीज को डेवलप करें टेस्ला स्टाइल गीगा फैक्ट्रीज के फॉर्म में। टेस्ला जो यूएसए की कंपनी है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ये काफी आगे हैं। गीगा फैक्ट्रीज का मतलब ये है कि उनकी कैपेसिटी कम से कम 5 गीगावाट आवर्स की हो, यही यहां पर मिनिमम टारगेट रखा गया है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस है। ये जो प्रोग्राम है वो इंडिया को इतना कैपेबल बनाना चाहता है कि यहाँ पे 50 गीगावाट आवर की जो एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर किया जाए, उसके लिए इंडिया को कैपेबल बनाया जाए। इस स्कीम के तहत एसीसी बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, उनसे कमिटमेंट ली जाएगी कि वो मिनिमम 5 गीगावाट आवर्स की कैपेसिटी वाली एसीसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को स्टैब्लिश करेंगे। अगर वो ये कमिट करेंगे तो उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। कोशिश ये है कि आने वाले 5 सालों में जो भी एनर्जी स्टोरेज के लिए हम बैटरीज वगैरह बनाते हैं, जो भी उसकी वैल्यू होती है उसका 60% एडिशनल वैल्यू का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे एनहेंस किया जाए। इस स्कीम से काफी ज्यादा फायदे होंगे, बिकॉज इसके बाद जो हमारा इंपोर्ट है इस प्रकार की बैटरीज का वो कम हो जाएगा। हम अपने आप पर डिपेंडेंट हो पाएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को इंसेंटिवाइज करेगा। और जिन एसीसी बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरर्स को सेलेक्ट किया जाएगा उसके लिए ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड
सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में है। हाल ही में सेबी ने इस संबंध में एक नया सर्कुलर जारी किया है जो कि डिस्क्लोजर नॉर्म्स से संबंधित है। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिपोर्टिंग के संबंध में जो कि 1000 जो लिस्टेड कंपनीज हैं टॉप पर, उन्हें ये रिपोर्टिंग करनी होगी। होपफुली आपको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई होगी। आसान भाषा में समझिए। देखिए, जितनी भी कंपनीज इंडिया में हैं जो लिस्टेड हैं या फिर कुछ जो नहीं भी लिस्टेड हैं, उन्हें अपने बारे में कुछ डेटा डिस्क्लोज करना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ता है। उसके संबंध में वो कौन सा डेटा कैसे डिस्क्लोज करेंगे, सेबी कुछ नॉर्म्स तैयार करती है, कुछ रूल्स बनाती है। उन्हीं रूल्स को कहा जाता है डिस्क्लोजर नॉर्म्स। अब अभी तक वो जो डेटा कंपनी के बारे में बताते थे, वो इस संबंध में होता था कि आपने जो जिम्मेदारियां ली हैं कंट्री के संबंध में या इकोनॉमिक सिचुएशन के संबंध में, आप उसका वहन कैसे कर रहे हैं। आपकी कंपनी जो भी मैन्युफैक्चर करती है, सर्विसेज देती है, वो कंट्री के लिए कितने फायदेमंद है, क्या कुछ चल रहा है, ये वो रिपोर्ट करते थे। लेकिन अभी सेबी ने यह कहा कि अब आपको इस रिपोर्टिंग को पहले कहा जाता था बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसमें वो एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखते थे। सभी बिजनेस सेक्टर को ये करना पड़ता था। अभी उन्होंने कहा कि अब हम फोकस करेंगे सस्टेनेबल रिपोर्टिंग पर। अब सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में इन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, इन्हें इन्वायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस के संबंध में इनका जो भी इंपैक्ट है उसे एनालाइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। जो कुछ आप काम करते हैं वो इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, सोसाइटी के लिए कितना फायदेमंद है, ये तो बाहर की बात हो गई। गवर्नेंस कंपनी के अंदर की बात है, आपके एम्प्लॉइज उससे कितना फायदेमंद हैं या फिर उन्हें तो कोई नुकसान नहीं है। तो जो ESG गोल है, 3 टर्म्स हैं, ई से इन्वायरमेंट, एस से सोशल और जी से गवर्नेंस गोल, इसी को आधार बनाकर अब उन्हें जो भी डेटा वगैरह है उसे डिस्क्लोज करना होगा। इसे शॉर्ट में आप BRSR रिपोर्ट कह सकते हैं। ये बिजनेसेस को इंकरेज करेगा कि वो फाइनेंशियल कंप्लायंस के ऊपर जाकर अब इस तरीके से अपनी रिपोर्ट तैयार करें जो सोसाइटी और इन्वायरमेंट के भी हित में हो, उसमें उसका भी इंपैक्ट एनालाइज किया गया हो। इसमें देखिए BRSR रिपोर्ट जो होगी, इसमें एक ESG का पूरा ओवरव्यू होगा, इन्वायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस का। ESG के संबंध में उनकी कंपनी के क्या रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड हैं वो ये बताएंगे। वो ये भी बताएंगे कि कैसे जो भी रिस्क वगैरह हैं या उसके जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं वो उसको कैसे मिटिगेट करेंगे। ये सारी बातें अपनी वो इस रिपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अभी कहा गया है कि जो 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं वो ये रिपोर्ट देंगी। 2021-22 में तो वॉलंटरी किया गया है कि भाई दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 22-23 में पक्के से देना पड़ेगा। लिस्टेड एंटिटी का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी जिसके जो शेयर्स होते हैं वो ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नॉक कल्चर के बारे में है। हाल ही में साइंटिस्ट को ये ट्रेसेस मिले हैं कि वेस्ट अफ्रीका में पाए जाने वाले नॉक कल्चर में जो प्री हिस्टोरिक पॉटरीज थी, उनमें मधुमक्खी जो मोम बनाती है उसका इस्तेमाल किया गया था। ये वेस्टर्न अफ्रीका में पाई जाने वाली कुछ अर्लीस्ट सोसाइटीज में से एक था नॉक कल्चर। ये वर्तमान के नाइजीरिया में आपको मिलेगा। माना जाता है कि ये 500 BCE से 200 सेंचुरी के बीच में था। कुछ लोग कहते हैं कि ये 1000 BCE से स्टार्ट हो जाता है, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं। अब नॉक कल्चर को नॉक कल्चर क्यों कहते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले चलना होगा नाइजीरिया में। नाइजीरिया देखिए अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में एक कंट्री है। ये है इसका लार्जर मैप नाइजीरिया का, ठीक है। नाइजीरिया में जब आप अंदर जाएंगे तो आपको नॉक नाम की एक सिटी मिलेगी। चूंकि ये कल्चर इस सिटी के चारों ओर था, इसीलिए इसे नॉक कल्चर कहा जाता है। तो देखिए, नॉक कल्चर में जो रहने वाले लोग थे वो आयरन टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। आयरन टेक्नोलॉजी के टूल्स वो 4th सेंचुरी BC के आसपास बनाने लगे थे। ये काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे कल्चर हैं जो पत्थरों के बाद सीधे लोहे का इस्तेमाल करने लगे। ज्यादातर कल्चर में पहले कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल हुआ, फिर वो लोहे पर आए। तो ये उनमें से कुछ एक हैं नॉक कल्चर के लोग। नॉक कल्चर के जो लोग थे वो बहुत बढ़िया स्कल्पचर्स बनाया करते थे, मिट्टी के जो मूर्तियां वगैरह थी, जो इनके आर्टिफैक्ट्स थे वो नॉक में सबसे पहले खोजे गए थे, तो उसी के आसपास ही पूरा कल्चर डेवलप हुआ, ऐसा पता चला। नॉक कल्चर का जो आर्ट है वो अफ्रीका के सबसे पुराने फिगरेटिव आर्ट को डिपिक्ट करता है। ये फिगर्स वगैरह बनाते थे, बहुत ही डिटेल्ड बनाते थे। इन लोगों ने देखिए यहाँ पर जो बात बताई गई है कि ओवल शेप्ड या फिर ट्रायंगुलर आईज बनाना शुरू किया था इंसानों का। बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं, बहुत खूबसूरत और डिटेल मिले हैं। लगभग 200 AD के आसपास ये कल्चर खत्म हो जाता है। ये कल्चर खत्म कैसे होता है इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कारण हमें नहीं पता है। अगर आपके मन में ये उथल पुथल मच रही है कि इतना बड़ा कल्चर खत्म हो गया और हमें कारण नहीं पता है, ऐसा क्यों है, तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को याद कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके मन को थोड़ी शांति मिलेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में है। अभी हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 2250 करोड़ का इनहेंस्ड एलोकेशन किया है इस स्कीम के लिए, इस मिशन के लिए, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है?
देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टी जो है वो लैटिन वर्ड हॉर्टस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है गार्डन। मतलब लोग अपने घरों के आसपास गार्डन बना लेते हैं, जिसमें वो कुछ कुछ चीजों को उगाते हैं। आप हॉर्टिकल्चर में कई सारी चीजें उगा सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट या ट्यूबर क्रॉप, या फिर कुछ जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उन सभी को आप उगा सकते हैं। इसको गवर्नमेंट प्रमोट भी करती है। तो इस पूरे सेक्टर के होलिस्टिक ग्रोथ के लिए ये पूरा मिशन है। ये जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है, जो 2014-15 से ही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। जो स्कीम है वो ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि योजना का भी हिस्सा है। इसमें कई सारी चीजें कवर हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ, ये सब कवर्ड है। इसमें देखिए, बाकी राज्यों को 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 15% वो लगाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स को 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसे देगी इस पूरी स्कीम के लिए। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इंडिया ने 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस अवेल किए। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एडवांस केमिस्ट्री सेल, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में स्टोर करता है, बाद में आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रिक एनर्जी में रिलीज कर देता है। नॉक कल्चर 500 BCE से 200 सेंचुरी के बीच में हुआ करता था मॉडर्न डे सेंट्रल एशिया में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। जवाब कहाँ देंगे पता है ना, कमेंट बॉक्स में। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इतना तो पता ही होगा। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी इतना मेहनत नहीं भी करना चाहते तो सीधा ओनली एज सथिंग एज सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उस पर, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।